सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कप्तान इमरान खान वजीर आज़म अपनी टीम से खुश नज़र नहीं आ रहे। अपने हों पराए हों सबसे कुछ नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और वज़रा को भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा उसको भी भुगतना पड़ेगा। और जो इस्लाहात लाने का कहा जा रहा है, जिस तरह से हम बात करते थे, कहा जाता था जी ये 3 महीने में बेहतरी लाएँ, 6 महीने में बेहतरी लाएँ, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। अब उन्होंने वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है, अगर आप इस्लाहात नहीं ला सकते, रिफॉर्म्स नहीं कर सकते तो फिर आप घर बैठें जाएं। इसके साथ वो साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और हमने उस पर बात भी की थी, ताबिश गौहर साहब, उनसे मुलाकात की वज़ीर आज़म ने कहा कि आप काम जारी रखें। तो एक खिलाड़ी जो खुद टीम से निकलना चाह रहा है उसको वज़ीर आज़म मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, तुमने नहीं जाना। अब परायों की बात करें तो ब्रॉड शीट के हवाले से वो कहते हैं कि पनामा के पास बाद ब्रॉड शीट ने जो कुछ कहा है ये हमारी अशराफिया की करप्शन की एक कहानी है और उस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। समंदर में कतरे के बराबर ये चीज़ें सामने आई हैं। इतनी करप्शन हमारी अशराफिया ने की है कि वही पनामा लीक्स के बाद अब ये ब्रॉड शीट लीक्स भी सामने आ रही हैं, उसका भी तस्करा हमने करना है। शाहिद खान अब्बासी साहब अब क्या पैगाम लेकर आए हैं नवाज शरीफ का, किस तरह से वो यहाँ पर सियासत को चलाएंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से नई पेशरफ्त हुई है, नया मोड़ आ गया है, नए इंकशाफात हो गए हैं उन नैब के मामले में। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले काबीना की कहानी पर आते हैं। असद खरल साहब, ये तो अब कप्तान अपनी ही टीम से खुश नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि अपनी टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही। ये तो फिर एक अजीब बात है। और जिस तरह से हमने पावर ब्रेकडाउन देखा उसमें अब पता चल रहा है कि वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, वो अब बंदे का ही फॉल्ट था। यानी वहाँ जो लोग हैं उनकी इंसानी गफलत से हुआ। लोग हाजिरियाँ लगाकर और घर चले जाते हैं और बैठे होते हैं कि जनाब तनख्वाह आ जाएगी। ये इस पाकिस्तान में हो रहा है और फिर वीडियो से पता चलता है वहाँ पर सीसीटीवी से कि क्या फ्रॉड और झूठ हो रहा है। तो इस तरह से फिर अब काबीना से अगर ये इमरान खान साहब हिसाब ले रहे हैं तो आपको लगता है कि अब वाकई ये वाज़ेह पैगाम है, या तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी या छुट्टी होगी, क्या लगता है? अच्छा, अब वज़ीर आज़म साहब की जो ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो वज़ीर काम नहीं करेगा या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो इस्तीफ़ा दे दे, अगर नहीं देगा तो उसका फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद फिर उसका फ़ैसला करूँगा। अब इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये कौन वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ का पता भी है कि वो पार्टी पॉलिसी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म उनको निकालने के बजाय उनको तंबीह कर रहे हैं कि आप बाज आ जाए। दूसरी जानब जो बात की गई कि इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से, इस हवाले से भी 2.5 साल आलमोस्ट हो गए हैं और वज़ीर आज़म जो है उनकी जानब से ये कहा गया है कि इदारा जाती इस्लाहात जो है उस हवाले से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। डॉक्टर इशरत हुसैन जो है उन्होंने बताया कि 100 मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो ख़त्म किए गए हैं इदारे जो। तो इस पर वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि आप एक तफसीली रिपोर्ट बनाएं ताकि आवाम को हम ये समझा सकें कि वो कौन से इदारे थे जो मुल्की मईशत पर या ख़जाने पर बोझ थे और उनको ख़त्म होने का किसी को पता भी नहीं चला और उससे कितनी सेविंग हुई है। फिर उसके बाद एडिटर जनरल ऑफिस जो पाकिस्तान है उसके हवाले से एक बड़ी अहम जो चीज़ सामने आई कि एडिटर जनरल ऑफिस जो है उसका जो इदारा है उसके ऊपर 200 अरब की करप्शन जो है उसके हवाले से इल्ज़ाम है। अच्छा, ऑडिटर जनरल से पहले इल्ज़ामात दूसरों पर लगते थे बेज़ाब्तियों के, तो हर साल कि इस महकमे में इतनी बेज़ाब्तियां, आज ऑडिटर जनरल इस हवाले से एक तो इस हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट तलब किया। दूसरा वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है शेख हफीज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को उन्होंने कहा कि इस इदारे को डिजिटलाइज करने के लिए, इसको मज़ीद जो है डिजिटल सिस्टम लाने के लिए बाकायदा उनको टास्क दिया गया। और साथ ये भी कि इस इदारे को, जिस तरह शिमली फराज साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मज़ीद इसको खुद मुख्तार बनाने के लिए भी कहा है कि वर्किंग की जाए। और ये बताया गया है कि जो खुद मुख्तार इदारे थे, जो सेमी गवर्नमेंट या नीम खुद मुख्तार जो इदारे या कंपनीज थी जो निजी कंपनियों से अपना ऑडिट कराते थे, अब ये जो ऑडिटर जनरल ऑफिस है इसका दायरा कार बढ़ाकर उन इदारों का ऑडिट जो है उसको भी तो इख्तियार किया जाएगा। अच्छा, गुमशुदा अफराद के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये बड़ा इस पर काबिल तशवीश बात। उन्होंने कहा कि इसके हवाले से कवानीन उसामा जो सती है उस हवाले से और साना मच के हवाले से
मुलजमान को उनका कैफरे किरदार तक जितने भी इस वक्त पहुँचाएंगे। main और issues उसामा चल रहे हैं सती जो है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की जानब से वो मुतमिन नहीं है उनके तो हाई कोर्ट के जो वालिदैन जज है तो हाई कोर्ट उनके की हवाले तरफ से से। उमर अयूब साहब के हवाले से उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है। बहरहाल उमर अयूब साहब ने पतली गली से निकलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी जनाब ये मामला इंसानी गलती है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। और ताबिश गौर के हवाले से जिस तरह उन्होंने बताया कि वो भी दुबई से जिन्होंने इस्तीफ़ा भेजा था, आज उनकी मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म ने उनको काम जारी रखने का कहा है। अब बाबर डोगर साहब ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर टीम में फील्डिंग में तब्दीली करने वाले हैं? उसामा साहब ये कौन सी पहली दफ़ा खबर आ रही है कि जो लोग काम नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। मुझे एक बात बताएं, वफाकी और फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में वैसे काम कर कौन रहा है? मुझे उस बंदे का नाम बता दें कि ये महकमा काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है। शेख रशीद से खुश मैं आज समा मैं मुराद सईद से खुश हैं। और सर मेरी बात सुने, वो खुश जो है ना वो किसी और वजह से है। एक वो टीम है जो अपोजिशन को हर टाइम लताड़ती रहती है, फ्रंट फुट पे आके खेल रही है अपोजिशन को लताड़ने के हवाले से, तो उनसे इमरान खान साहब बहुत खुश हैं। परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन ये है कि आप जितना अपोजिशन को लताड़ें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट अगर परफॉर्मेंस का ही क्राइटेरिया रखे, परफॉर्मेंस ही मेजरमेंट है, तो फिर तो पंजाब गवर्नमेंट पूरी को ही उड़ जाना चाहिए, पूरी पंजाब गवर्नमेंट को उड़ जाना चाहिए। जनूबी पंजाब में ये बार बार सीएम ने, आप अगर इमरान खान साहब को जो दी जाती है ब्रीफिंग, वो बड़े अच्छे ऑडियो विजुअल बनाए जाते हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत उनको प्रेजेंटेशन दी जाती है। जनूबी पंजाब है, ये वर्क मॉडल है, ये है वो है। मैं आज आपको कहता हूँ कि जनूबी पंजाब में कख नहीं हो रहा। जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अरबों रुपया लगाया वहां पर, आप तो खुद बताते रहे हैं उसामा साहब, मैं जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूँ जिसको अलहदा कर दिया गया। ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पास कोई बिल्डिंग है, ना उनके पास कोई चीज़ है। आज भी वर्किंग स्टाइल वही है जो आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले था। आज भी सारी डिसीजन मेकिंग लाहौर सेक्रेटेरिएट से हो रही है, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ से हो रही है। वहाँ पर ना उनके पास कोई काम है, ना उनके पास कोई इख्तियारात हैं। वहाँ पर एक एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठा दिया है, वो जनाब वहाँ जाते हैं, हाजिर लगाते हैं, उसके बाद लाहौर वापस आ जाते हैं और हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर चक्कर लगाते हैं। ये जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट की ये हालत है। इसके बाद यहाँ पर उस दिन मैं सेक्रेटरी वहाँ सीएम ने बड़ी एक ज़बरदस्त हमें वो दिखाई कि लाहौर के अंदर जनाब ये बसें चलाई जाएंगी, माल रोड पे बसें चलाई जाएंगी, नहर पे बसें चलाई जाएंगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बाद में मुझे पता चला कि ये जो है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसने ये सारा कुछ करना है, जिसने प्रोक्योरमेंट करनी है, जिसने सारी हायरिंग करनी है, जिसने ये सारा मनसूबा लेके आना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो है ही नहीं है। जब कम उसके मेंबर्स ही नहीं हैं, इनके अभी उसके बीओजी बनेगा, बीओजी बनने में बड़े मसले हैं, वो नहीं बन रहा। बाबर साहब ये जो कूड़ा अभी कल आपने रावी रिवर अर्बन अथॉरिटी जो है, रावी रिवर अर्बन अथॉरिटी वो जो कि रावी और ये और वो बड़ा उनको और उनके जो एमडी थे उन्होंने बड़े खूबसूरत हमें ख्वाब दिखा दिए, उस पे भी काम अभी तक ज़ीरो है। वहाँ पर सिर्फ ये जो स्लाइडों और ये जो प्रेजेंटेशन से आगे ज़ीरो काम है, 1 रुपये का आगे काम नहीं है। अच्छा। ये कम अज़ कम भी ये 2-3 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है और पंजाब गवर्नमेंट का टोटल डेवलपमेंट बजट है 210 अरब रुपए और कहाँ पे 2000 अरब रुपए। सर कूड़े के बजट का क्या हुआ है, वो किधर चला गया है? इन्होंने जो लाहौर का शहर सारा कूड़े से भरा हुआ है, उस पे अभी तक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। नहीं, उस पर वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। हाँ, वो 4 दिन पहले नोटिस लिया था। सर लाहौर में जो कूड़ा वो तो 15 दिन से इकट्ठा हो रहा है। वज़ीर आला मेरा ख्याल है डीजी खान में रहते हैं और उन्होंने कुछ 7 दिन के बाद नोटिस लिया और उसके बावजूद अभी तक सफाई का काम स्टार्ट नहीं हो सका। चीफ सेक्रेटरी जो है उनको अपने दफ्तर में गए, मेरा ख्याल है पिछले 3 महीने हो गए हैं, वो अपने घर से। बाबर साहब मुझे आपकी वैसे समझ नहीं आती, काम कर रहे हैं। आप एक तरफ ये कहते तो हैं मैं आपको कह रहा हूँ ये पंजाब की परफॉर्मेंस है जिसको प्राइम मिनिस्टर ये कह के गए हैं कि मैं पंजाब की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आज मैं 2-3 सेक्रेटरी से मिला तो उन्होंने मुझे यकीन जाने उन्होंने हंस के कहा कि यार हफ्ता हो गया हमने तो किसी फाइल को हाथ ही नहीं लगाया, तो बाकियों का भी यही हाल है। अगर ये काबिल यकीन है तो लोग तो कहते हैं कि खैबर ये तो पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। अगर आप पंजाब की परफॉर्मेंस कह रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की क्या है? तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी और इसी तरह से फिर फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा असद खैरल साहब अब क्या करें? बाबर साहब भी हर दफा एतराज करते हैं। मैं आपको एक-एक शोबा, एक-एक डिपार्टमेंट, एक-एक चीज पे
चीनी ठीक की है। चीनी 105 रुपए चली गई है, 100 मैंने कहा था 20। आज मुझे एक बहुत बड़े अहम बंदे ने पंजाब गवर्नमेंट के बताया कि सर नहीं, तस्दीक कर लें 140 तक जाएगी चीनी। अब ना डराएं यार बाबर साहब, ना डराएं साहब। खुदा ये देखें, लोग गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ये जो परफॉर्मेंस आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने वार्निंग दे दी कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परफॉर्मेंस है क्या। मैंने तो पहली दफा पढ़ा कि उमर यूनुस से भी खुश नहीं है, हालांकि वो बड़ी मेहनत करते हैं। नाअहल है उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा सर, अगली खबर पर जाना है असद करल साहब मुख्तसरन। ये जब भी आप भी और बाबर साहब भी कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो उल्टा ही काम हो जाता है, तो क्या करें? अब ये कूड़ा करकट है लाहौर में, इसका नोटिस ना लें, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, काबीना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, नोटिस ये ऐलान भी ना करें, इकट्ठा क्यों हो रहा है, लोगों को डराएं भी ना, वज़ीरों को ना कहें कि परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, क्या हाल होगा? फिर मुझे बताएं कि फिर बहावलपुर का क्या हाल होगा? लाहौर जब से ये हुकूमत आई है, को आपने कोई सड़क बनती देखी हो, कोई पुल बनता, कोई ओवरहेड ब्रिज? नहीं, ये अभी फिरदौस मार्केट नहीं, ऐसे ना करें, ना प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें जो इस तरह ना करें। उन्होंने कहा जी कि हमने देखे जी 3 साल में हमारी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस बताऊं क्या है कि हमने फिरदौस मार्केट का अंडरपास बना दिया। उसामा साहब, अब अंडरपास बनाना कोई परफॉर्मेंस है? लाहौर में 200 अंडरपासेस बने हुए हैं, तो ये अगर परफॉर्मेंस है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक। वो कहते हैं हेल्थ कार्ड भी दिया, दरख्त भी लग रहे हैं सर, दरख्त भी लग रहे हैं, अब वो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया। जिस रफ्तार से वो जगह मुझे बताएं, मुझे आप लाहौर में जिस रफ्तार से पहले काम लाहौर में हो रहा था उस टाइम लगेगा उगले में। बाकी रहेगी बात जो साउथ पंजाब के वाले से भी उन्होंने बता दिया, ठीक है। अगली खबर पर जाना है। फंड्स की बात तो हो रही है साउथ पंजाब में, डीजी खान में, मियाँ वाली के अंदर जब हम फिगर सुनते हैं तो उसमें 90 अरब एक जिले में लग रहा होता है, 100 अरब के प्रोजेक्ट एक दूसरे जिले में लग रहे होते हैं, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन उनकी क्यों नहीं हो रही? लाहौर के अंदर जो तरक्याती काम है, ये सफाई का मामला है, पानी बारिश हो तो आपको पता है वो सड़कों पे आ जाता है। दूसरा मामला है कूड़े का मामला है, वो भी आपके सामने है, कंपनी भी मौजूद है, वही इदारे भी मौजूद है। पहले का लाहौर देख ले, आज का लाहौर देख ले। अगर आप साउथ पंजाब पे फोकस कर रहे हैं तो लाहौर को भी कुछ ना कुछ। बाबर साहब, आपके तराजात लगता है वज़ीर आज़म ने सुन लिए हैं, और आप देखिए ब्रेकिंग टिकर्स चल रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी जल्द महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे वज़ीर आज़म। अब देखिए आपको देख ले सर, आप मैं कह रहा हूं आप देख 2.5 सालों क्या हमारी स्क्रीन पिछले 2.5 सालों आप स्क्रीन पर देखें क्या चल रहा है, 2.5 सालों में आप स्क्रीन पर देखें क्या चल रहा है। मेरी तो सुन लें, पिछले 2.5 सालों में कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई है? मेरे हफ्ते में एक होती है, आप अंदाजा महीने में 4, महीने में 4, साल में 48 और 2 सालों में तकरीबन 100 कैबिनेट मीटिंग हो। ये 100 हर कैबिनेट मीटिंग में ये वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है। चले आप समझते हैं कि बिल्कुल नाकाम है हुकूमत, 2.5 सालों में हो गई। करप्शन तो आज भी इन स्टेटमेंट्स के बावजूद चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ऑयल महंगा, कौन सी ऐसी चीज है जो सस्ती है या सस्ती हो रही है? चले मौजू बदलते हैं। चले ये तो हुकूमत की परफॉर्मेंस का तो आपने जो कर दिया, मैं क्या कहूँ, लेकिन जो आर्गुमेंट से बात करें ना, आर्गुमेंट से बात करें। मुझे ये ब्रॉडशीट का जो आया है ये तो वज़ीर आज़म ने नहीं किया ना, ये तो अब पिछला जिस तरह कह रहे हैं इमरान खान साहब के जी, ये जो शराफिया ने कर दिया इस मुल्क के साथ और इतना पैसा लूटा, ये लोग महल्लात में रहते हैं, और पनामा लीक्स के बाद ये जो ब्रॉडशीट केस सामने आया है, किस तरह से इस मुल्क को लूट लूट कर बाहर ले जाया गया और कंप्रोमाइज़ करने पड़े। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान अकेला तब्दीली नहीं ला सकता, वो मान रहे हैं अकेला शख्स क्या क्या करे, फिर यह कि निज़ाम से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली आने ही नहीं देते पुराने निज़ाम से। वो सारे मामला ये है कि 2.5 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह करप्शन के खिलाफ हुकूमत के बिल्कुल पूरी तरह जो विजन है उसके साथ है, करप्शन का खात्मा चाहते हैं। और उन्होंने कह के 120 अदालतों के ऊपर हुकूमत को डेडलाइन दी, वार्निंग दी, और तब जाके अभी 20 को अदालतें ऐड हुई हैं। मजीद को जो अदालतें उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे ताकि उनका डे टू डे प्रोसीडिंग हो और जो इन करप्शन के केसेस का जो है आउटकम कोई भी मंतकी नतीजा है वो निकले। अब मामला जो है वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि पनामा पेपर जो है उसके बाद ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। क्या है इसमें पेशरफ्त है? एक ब्रॉडशीट ने वही पुरानी बात बताई है कि जनाब हमने जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी हमने मुआहदा किया था, हमने जनाब जो नवाज शरीफ साहब है उनके खिलाफ वो चाहते थे कि केसेस बनाए जाएँ, फिर उसके बाद जरदारी जो हुकूमत है उनके खिलाफ भी, और इस तरह की चीज़ें हमने इकट्ठी की। 200 लोगों की एक फहरिस्त हमने बनाई, नैब के अंदर हमें पूरा ऑफिस मिला हुआ था। और जब 2002 के अंदर और 2003 के अंदर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उस वक्त तो ये मुआहदा ही ख़त्म हो गया ब्रॉडशीट के साथ। और उससे पहले भी उन्होंने कहा कि जब पीपल्स पार्टी से डील हो गई मुशर्रफ की, तो मुशर्रफ या नैब ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर दिया।
उससे पहले वो चाहते थे कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट के सिर्फ नवाज शरीफ जो है उसको फोकस किया जाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दोनों को और बाकी कुछ सियासतदान जो और भी बिजनेसमैन वगैरह लोग थे उनको भी उन्होंने लिस्ट में डाला और उन्होंने ये बताया कि जनाब ये लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया अरबों डॉलर लूटे हुए हैं, लूट के बाहर रखे हुए हैं, उनके खुफिया अकाउंट्स का सुराग लगाया। 200 के करीब वो लोग थे। उसके बाद अभी वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से उन्होंने किया, नवाज शरीफ ने तो उल्टा उनको रिश्वत की ऑफर कर दी, उनका जो रिश्तेदार बन के बंदा गया। फिर उसके बाद शहजाद अकबर साहब की लेटेस्ट उन्होंने बात की कि हमने उनको कहा कि 1 अरब डॉलर जो है अकाउंट में पड़ा, उन्होंने भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमने रकम जीती है पाकिस्तानी हुकूमत से, ब्रॉडशीट ने केस जीता है, हम वो रकम भी पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अगर सीरियस है, वो ये काला धन पकड़ना चाहती है, हुकूमत सीरियस है, हुकूमत अगर सीरियस है आज़म ने तो 200 अरब डॉलर आज आपने दावा किया था स्विस बैंकों से लाने थे, इनसे अरबों रुपया लूटा हुआ माल वापस लाना था। दोबारा अगर 2.5 साल में 2.5 रुपए आ गए हैं तो फिर तो ये भी आ जाएगी। बैनुल सारी कहानियां हैं, कागजी कहानियां। अब ये कोई नोटिस नहीं लिया वज़ीर आज़म ने, बैनुल वज़ारती कमेटी बना दी है, ये जो ब्रॉडशीट में इंकशाफात हुए। और अभी बयान चल रहा है वज़ीर आज़म का कि ये जो कुछ हुआ है ब्रॉडशीट में, तमाम लोग इसको बेनकाब करें। अपोजिशन ने जिस तरह उनके लोगों ने पैसा बनाया बात। समा साहब मुझे एक बात बताएं, बेनकाब क्या करें? कावे मौसवी का इंटरव्यू तो पूरी कौम ने सुन लिया, अखबारात में उसकी हेडलाइन लग गई, सब कुछ हो गया, पुरानी बातें वो कर रहा है, नई चीज़ वो कोई बता नहीं रहा। अब उसमें शहजाद अकबर थे, उसने कहा जी कि मेरे पास और भी सबूत है, उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब सर एतबार नहीं रहा ना, उसको ने तो पहले जुर्माना करवा दिया, 4 अरब रुपया ले गया वो उसकी कंपनी को। अब उसके साथ आगे चल के पता लगा 5-10 साल बाद फिर कुछ इस तरह का मसला आ जाए। कमेटी क्या करेगी? मेरा मतलब कमेटी जो बनाई है इसका क्या, इसका मैंडेट क्या है, क्या करेगी? ये देखेगी कि किस तरह से मुआवजा खत्म हुआ, कितने पैसे बाहर गए, कैसे गए, क्या किसके पैसे बाहर गए। यही ये जो फ्लैट्स हैं 200 नाम थे ना, 200 नाम थे, सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं था। मेरी बात सुने और सर, यहाँ पे सारी कौम को पता है कि कितने पैसे थे, किस किस के पैसे थे, कौन थे लोग थे। नैब के पास सारा रिकॉर्ड है, और 200 नहीं 2000 बंदों का रिकॉर्ड है। मसला ये है कि जिसको नैब, मैं बेतहाशा यहाँ पे ऐसे नाम बताता हूँ जिन्होंने खरबों रुपया कमा लिया, खरबों रुपया कमा लिया। नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ इस दौर में इनिशिएट की। खरल साहब भी गवाह हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, लेकिन वो बाद में कोई वज़ीर आज़म का स्पेशल एडवाइज़र ऑन ओवरसीज़ बन गया, कोई वज़ीर आज़म का एडवाइज़र फलाना बन गया, कोई वज़ीर आज़म का फलाना बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में फलानी पोजीशन पे बैठ गया, तो सभी को क्लीन चिट मिल गई। नहीं वो साबित कुछ बहुत सारे देखें ब्यूरोक्रेट आपके अमेरिका के अंदर, बहुत सारे हैदर अशरफ है DI था लाहौर का, वो कनाडा में बैठा हुआ। बहुत सारे आपके जो सुहेल जफर चट्टा है वो अमेरिका बैठा हुआ है, मंजूर कादिर काका बाहर बैठा, बड़े बड़े जितने भी बड़े करोड़ों नैब ने उसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट की, बाहर भाग गए, नैब पकड़े, उसमें बेतहाशा बड़े उसका जो शिपिंग का था बाबर गौरी देख लें। इस तरह के बेशुमार वो लोग हैं जो पॉलिटिशियन थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, वो उन्होंने नेशनलिटीज ली, अरबों रुपया यहाँ से लूटा, उसके बाद बाहर जाके बैठे हुए हैं। किसने जाने दिया? मुझे ये इमरान खान ने जाने दिया। दुबई प्रॉपर्टीज का केस का किसको नहीं पता? FBR सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, नैब के अंदर वो केस पेंडिंग है, FIA के अंदर पेंडिंग है। किसको नहीं पता कि दुबई के अंदर किस किस के कामे हैं, किसके अरबों रुपए के असासे हैं, किसके वहाँ पे टावर है, क्या हमने एक्शन लिया? किसको नहीं पता कि स्पेन में किस किस की जायदादें हैं? किसको नहीं पता कि कनाडा के अंदर कौन कौन से ब्यूरोक्रेट जो हैं उनकी नेशनलिटी है, कितने अरब लूटे हैं, उन पाकिस्तान से बाहर गए हैं? अमेरिका के अंदर किसकी नेशनलिटी है, बरतानिया की किसकी नेशनलिटी है? ये वो लोग हैं, इनके बहुत सारे जो एसेट्स हैं, इनके बारे में इंक्वायरीज पेंडिंग है, वो नैब के अंदर पेंडिंग है, FIA के अंदर पेंडिंग है। लेकिन मामला यही है कि जो विल है या जो विजन है या जो इमरान खान साहब जो कह के आए थे कि हम अरबों डॉलर जो है, अरबों रुपया लूटा हुआ इनसे वापस लाएंगे, मुझे ये बताया FIA उनके नीचे है, बादशाह तो FIA तो उनके मुतहद इदारा है यहाँ पाकिस्तान, नैब इंडिपेंडेंट इदारा चले मान लिया, लेकिन FIA तो उनके मुतहद है ना। FIA के जरिए बता दें कि कितने अरब रुपए डॉलर उन्होंने, ये अरब रुपए उन्होंने रिकवरी कर ली। नैब के जरिए बता दें कि कौन से बड़े किसी मगरमच्छ से आपने कोई 1 या 2 या 4 या 10 करोड़ ही आपने अरब रुपया गिनाते हैं, नैब देखे गिनाते हैं ना, तो मुझे बताएं किसी पॉलिटिशियन से, किसी ब्यूरोक्रेट से
किसी पुलिस ऑफिसर से वो भी फिगर करेक्ट नहीं है, वो भी फिगर जो है वो ये खबर भी आई थी। लेकिन ये जितने लोग गए हैं खरल साहब, एक जुर्म आप और मैं होता देख लें, हमने साबित भी तो अदालत में जाकर करना है। तो बाहर भाग गए, क्या इमरान खान ने जाने दिया? उनसे अगर भागे हैं तो लाना, तो देखिए उस वक्त तो चोर और लुटेरे सारे मिले हुए थे, कनाइमस भी ईच अदर हो रहा था, इवल नेक्सिस था, जरदारी साहब और नवाज शरीफ के जो हुक्मरान थे, जो हुकूमतें थी, वो भी लूट रहे थे, और उनके साथ जो और दरबारी थे, जो अफसरान थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो अफसरशाही थी, वो भी लूट रहे थे, उनके साथी भी लूट रहे थे उस वक्त उठे। अब मुझे ये बताएं, 2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, नीचे इदारे सारे मुताहिद इमरान खान के काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कितने लोगों को आप बाहर से लाए, कितने अरब आपने रिकवर किया इनसे, कितने इनके असासे आपने मुजम्मद किए हैं। अगर इमरान खान साहब की जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई के दौर में भी ये वो नहीं करेंगे, तो मुझे ये बताएं 5 साल बाद आप क्या एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट ये कहती है कि हमने 2.5 साल में इतनी रिकवरी की है कि पिछली कई दहाइयों में नहीं हुई एंटी करप्शन पंजाब में। देखिए एंटी करप्शन के हवाले से साहब ये नहीं सर, अखबार में रिलीव होती है उनकी अपनी स्टेटमेंट है, अखबार में वैल्यू लगा दी जाती है। देखिए एंटी सरकारी जमीनें वागुजार से यहां पेट्रोल पंप उसका एक आपको ठीक है, जब जिस तरह आप देखें ना कि जो खुरम दस्तगीर के वालिद साहब का जो पेट्रोल पंप था, वो नो डाउट की इस तरह के बड़े बड़े मुल्तान के अंदर फजल रहमान साहब के सरकारी जमीनें, फजल रहमान साहब के बेटे ने जो वहां पे मदरसे के बाहर बनाई हुई थी, इस तरह के काम हुए हैं। अच्छा, लेकिन वो अरबों रुपए जो मालिकत बना रहे हैं वो सरकारी नवासी साहब न्यूज अपडेट्स हैं। शाहिद खान नवासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिले नवाज शरीफ से, तो क्या खबरें लाए हैं, क्या अहकामात लाए हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब लंदन में 5 रोज़ क़याम करने के बाद वापस आ गए हैं। आप सबको याद होगा कि वो गए थे अमेरिका अपनी बहन से, अपने बहनोई से मिलने, उनकी इयादत करने के लिए, क्योंकि उनको कोरोना वबा की वजह से वो बीमार थे। तो बहरहाल ये भी बड़ा सवाल उठा कि जी ऐसे में तो लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है। बहरहाल ये गए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि 5 दिन वो लंदन में गुजार रहे हैं, और फिर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। ये भी दिलचस्प बात हुई, मुलाकात होगी और डिनाइल भी आते रहे। हुसैन नवाज साहब कहते हैं जी मुलाकात हुई, आखिरकार चले जी मुलाकात भी हो गई। अब खबर ये है कि वो पैगाम लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ के लिए, मरीम साहिबा के लिए, हमजा शहबाज के लिए, सब के लिए पैगाम ला रहे हैं। तो अब ये पता नहीं क्या क्या पैगाम है, आगे क्या करना है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लेते हैं कि फजलुर रहमान साहब अब गए हैं बलूचिस्तान, और उन्होंने वहाँ जाकर कहा है कि जी ये बलूचिस्तान में भी हुकूमत मुसल्लत की गई है और इमरान खान को जाना ही होगा क्योंकि वो एक गैर मुतल्लका शख्स है। अब जब मैंने इस लफ्ज़ पे गौर किया, गैर मुतल्लका शख्स, तो मुझे याद आया कि 2013 के जो पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे, जिनमें तो कोई धांधली का कोई शुबा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कश्मीर कमेटी मिली थी फजलुर रहमान साहब को, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म बने थे नवाज शरीफ साहब, तो लिहाजा वो शफाफ थे। तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली थी इमरान खान को। एक गैर मुतल्लका शख्स को, खरल साहब मुझे समझ नहीं आती कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिल गई, ये कैसे हो गया? एक गैर मुतल्लका शख्स को पूरा केपी, उसमें तो उसको तो मानते हैं साफ शफाफ इलेक्शन में, कैसे फिर मिल गए? देखिए उस वक्त तक इमरान खान साहब गैर मुतल्लका शख्स रहेंगे जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब इन असम्बलियों के अंदर खुद नहीं आएंगे। अब मौलाना साहब क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी जंग जो है पाकिस्तान में जमहूरी फ़िज़ाओं की बहाली, जबकि मुल्क के अंदर जमहूरियत है। पता नहीं वो कौन सी जमहूरियत चाहते हैं। सर उनका बयान चल रहा है, वो आइन की मेरे बगैर रियासत का तस्वीर नहीं हो सकता। आइन की बालादस्ती, फजलुर रहमान साहब का ये चल रहा है, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और कानून की अमलदारी के लिए, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस मकसद के लिए एक प्लेटफार्म पर हैं। अब मुझे ये बताएं कि मुल्क के अंदर इससे अच्छी जमहूरियत कैसे हो सकती है? आइन की जो पासदारी या पार्लियामेंट की जो खुद मुख्तारी, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि तमाम जो इदारे हैं वो आज़ाद हैं। और दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि अब मुल्क ये फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान के मालिक अवाम है या कोई ताकतवर इदारे। अब उनको वहाँ एक ही उनको, आपको पता है प्रॉब्लम है, किसी न किस तरीके से बीच में वो ले आते हैं इदारों को। इमरान खान साहब की बजाय इदारे उनका हदफ होते हैं। दूसरी जानब आ रही, और जिस तरह उनका जो नैरेटिव था, जो पिंडी के हवाले से जो उन्होंने बात की, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उससे लातल्की का जाहिर कर दिया। बंद गली में वो पहुँच गए, उसके बावजूद वो हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उनकी अपनी पार्टी के अंदर 4 पहले सीनियर मोस्ट लोग चले गए,
5वां जो बंदा MP है वो भी जो साबिक है उसने भी बगावत का ऐलान कर दिया और उनका वो पूरी तरह एक्सपोज। अब आ गई शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ना को पैगाम लेके गए ना को वो पैगाम लेके आए। ये एक हाइप क्रिएट की गई कि जनाब वो जा रहे हैं जैसे कोई पता नहीं अब टार्जन की वापसी किस तरह हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने अगर पैगाम देना है मरियम साहबा को तो उनकी कॉल सिग्नल भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, लाइनें सारी उनकी चल रही हैं, डेली उनकी बात भी होती है, हुसैन नवाज की आपस में बात होती है, मरियम साहबा से नवाज शरीफ साहब की बात, उसमें बीच में मीडिएटर क्यों डाल लेंगे? शहबाज शरीफ साहब जो है ये हमजा शहबाज के लिए उन्होंने क्या पैगाम देना है? मामला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि आप क्या लेके आए। उन्होंने कहा जी मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि कोई आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जो इदारों के खिलाफ तनकीद ये वो, तो उनका मैं जो मर्जी करूँ, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगा। अच्छा, तो आप मुझे बताएं मैं क्यों इस बात से पीछे? बाबर साहब इस बात से पीछे मुझे क्या, मेरे लिए लायक क्या हो रहा है? वो परेशान इसलिए है कि बगैर खाली हाथ मेरे लिए आ गए। मैं तो बैठा था, उम्मीद लगाया बैठा था कि वो पता नहीं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। एक बात सुने, जी बाबर साहब सादा नहीं है, ये इतनी मासूम दूध पीती गवर्नमेंट नहीं है, या चूसनी नहीं ये चूस रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी कहे जी मेरा एक ज़ाती काम है, मुझे अमेरिका जाने दिया जाए और ये उनको अमेरिका जाने दें। उस वक़्त इनको पता था कि शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका नहीं जा रहा, लंदन भी जा रहा है, और वो एक पूरे एजेंडे के तहत गए हैं। एक बंदा जिसका नाम ECL पर हो और वो कि जी मेरा एक ज़ाती काम है तो मुझे अमेरिका जाने आदत के लिए इस तरह कोई दूध पीता कोई सिर्फ एक उनका अगर मुझे मौका मिले तो नवाज शरीफ का अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया कि फ्लाइट इस तरह से थी। ये आप कह के वहाँ वापस सैर करने गए थे या गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा अच्छा चल पुत्र सैर कर रहा बहुत थक गया तू ऐसे, ये नहीं है। वो एक पूरे एजेंडे के तहत गए हैं। एक एजेंडे के तहत उनका नाम ECL से निकाला गया है। उस एजेंडे के तहत वो उन्होंने अमेरिका तो खामखा ही था जाना, उन्होंने लंदन ही था, और वो जो वहाँ पर जो मैसेजेस लेके गए हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मरियम जो है वो पिछले 10 दिन से कहाँ पर है? भावलपुर रैली के बाद मरियम कहाँ पर है? मरियम क्यों चुप करके बैठी हुई है? खामोश क्यों है? मरियम किसी जलसे में क्यों नहीं जा रही? मरियम मीडिया से बात क्यों नहीं कर रही? मरियम का वो स्टांस कहाँ पर है? एहसन इकबाल जो है वो यूटर्न मार गए कि जी हम तो फ़ौज की बड़ी इज्जत करते हैं और ये वो सारा कुछ, और वो जो मरियम का नरेटिव था उसे टोटल उस नरेटिव से मुकर गए हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं कि जनाब फ़ौज ये हुकूमत गिराए। खैर साहब चीज़ें इतनी सीधी नहीं है जितनी आप कह रहे हैं, चीज़ें बड़ी ट्रिकी हैं। बाकायदा तौर पर बिहाइंड द कर्टन डिस्कशंस चल रही हैं, मैसेजिंग हो रही है। हाँ मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि जी वो बड़ा ख़ास मरियम के लिए पैगाम लेके आ रहे हैं, मरियम को पैगाम शाहिद खाकान अब्बासी के लिए पहुंचाने की नवाजी को ज़रूरत नहीं है, उसके लिए 10,000 तरीके और भी हैं उसके पास। या ये इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये इस जो मैसेज था ये किसी और का था, बात कहीं और हुई है और चीज़ें कुछ और सेटल हुई हैं। और उस चीज़ों के सेटलमेंट के तहत आप देखें कि नून लीग ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और मरियम जो है वो जो बयानिया था उससे पीछे हटना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये चीज बिल्कुल विजिबल है, नजर आ रही है। बदले में क्या डेवलपमेंट शहबाज और हमजा की रिहाई मिलेगी? बदले में क्या मिलेगा? क्या इस हुकूमत को निकाला जाएगा? क्या मिलेगा बदले में? क्या केसेस क्या खत्म हो जाएंगे? वो नवाज शरीफ साहब ने तो वैसे ही वापस नहीं आना, मरियम साहबा वैसे ही। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बाल लूली लंगड़ी या जिस तरह भी ये गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली 5 साल तो पूरे करने हैं। जो भी डील होनी है ये 5 साल के बाद की। अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, 5 साल के पहले नहीं होनी। लॉन्ग मार्च अब नहीं होगा सर, लॉन्ग मार्च होगा वो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन धोखा होगा, लेकिन जो भी प्रेशर होगा वो अगले 5 साल का होगा। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस नहीं की जा सकती, उनको वो भी प्री मैच्योर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चीज़ें बिहाइंड द कर्टन चल रही हैं, डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है। किसके पे आप पर चल रहा है? फजलुर रहमान साहब से हो रहा है, फजलुर रहमान साहब से, मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर फजलुर रहमान साहब जो है उनका स्टेक बहुत छोटा है सर, ये बड़े स्टेक होल्डर जो है वो है, क्या हो गया? आशिफ साहब सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, उसके बाद जरदारी साहब है। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेक है वो तो 1-2 सीटों का। हाफिज हुसैन अहमद साहब सही कह रहे थे, तो नहीं है। ये फजलुर रहमान साहब फिर दूसरी बार डसे गए हैं। देखिए मैं तो पहले दिन से उसामा साहब कह रहा था कि फजलुर रहमान साहब के साथ फिर हाथ हो गया, फिर बंद गली में चले गए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी इतना बड़ा स्टेक नहीं है,
मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी इश्यूज अपने हैं, जिस तरह जरदारी साहब अपनी डीलों के चक्कर में हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी डील के चक्कर में हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी वो चीज़ें जो उनकी मन की मुराद है पूरी हो जाएगी तो वो आराम से घर बैठ जाएंगे। लेकिन उनको भी ये पता लग रहा है, देखिए उनके कंधे पे रख के पहले बंदूक चलाई, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब दोबारा फजलुर रहमान साहब को इस चीज़ का अदराक है। फजलुर रहमान साहब आप जो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं ना, उनको ये है कि उनको कोई आगे से कोई मिल नहीं रही। खरल साहब मैं आपसे यहाँ पर भी डिसएग्री करता हूं। पीपल्स पार्टी अगर आप ये कहें कि फजलुर रहमान दूध पीते बच्चे हैं, उनको भी पता है कि नवाज शरीफ ये जो कंधा इस्तेमाल होता है ना, हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में कंधा इस्तेमाल नहीं होता। धरने में हुआ था, उनको पता था कि मेरे साथ ये होगा। फजलुर रहमान साहब को पता था कि मैं धरना दूंगा और नवाज शरीफ बाहर निकल लेंगे, जरदारी साहब सर आपका क्या ख्याल है? वो धरना जो जिस धरने पे था, धरने की कॉस्ट निकाल लें यहाँ बैठ के मेरे साथ, पूरे पाकिस्तान से आप कह रहे हैं कि वहां पर लेके जाना, पैसे के चक्कर में धरने होते हैं, पैसे लेकर और वो सारा कुछ इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद पता होता है कि धोखा हो जाएगा और वो हो जाता है। सर धोखा नहीं होता, धोखा नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, धोखा नहीं होता। चीजें ये होती हैं कि जो कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि जनाब हुकूमत और इस्तीफा लेके आना था उन्होंने। सर ये तो आपको हम लोगों को कह रहे थे ना। देखिए अल्टीमेटली उसका बेनिफिशियरी कौन निकला? नवाज शरीफ और जरदारी साहब। नवाज शरीफ सबसे बड़ा बेनिफिशियरी। जेल में नहीं है, जो बंदा जेल में था वो आज लंदन में बैठा हुआ है, आजाद बैठा हुआ है जेल से। फिर दूसरी चीज, अब इस ये जो सारे अभी तक जलसे हुए हैं और ये जो पीडीएम का जो सारा प्रेशर बना है, अल्टीमेटली इसके बड़े बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ ही होगा और उसके बाद आसिफ अली जरदारी होंगे। अभी तो आसिफ जरदारी साहब बेनिफिशियरी है, लेकिन लॉन्ग रन अल्टीमेटली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ होगा। तो फिर वही और मौलाना भी इसके बेनिफिशियरी हैं। वो ये मुफ्त में कोई चीज नहीं है, यहाँ पे सर फ्री लंच नहीं होता। अच्छे बेनिफिशियरी हैं, उनके 4 इतने अहम तरीन लोग छोड़कर चले गए, वो उन्होंने पार्टी से ही फजलुर रहमान साहब को निकालने का कह दिया। उसामा साहब फ्री लंच कहीं नहीं होता। अच्छा। उसकी हर चीज की एक कॉस्ट होती है, कीमत होती है। सियासी तौर पर कितनी उनको देखिए यानी शिकस्त हुई है फजलुर रहमान साहब को। फिर साहब आप देखें जब से वो शुरू हुए हैं, पहले वो पार्लियामेंट का बायकॉट चाहते थे, वो नहीं हुआ। अब लोग मजाक करेंगे शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उनके पास ना देने के लिए कुछ है, पैगाम क्या लेके जाना। इमरान खान साहब एनआरओ करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज साहब मैटर ही नहीं करते ना, रिलीव नवाज शरीफ साहब मैटर ही नहीं करते ना। अभी शहबाज शरीफ जो है उनके साथ मोहम्मद दुरानी मिले हैं, उनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। हमजा शहबाज की बेल चले हो जाएगी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को क्या गारंटियां मिलती हैं? अभी तो वो अपने तौर पे इस तरह बात कर लेते हैं। जरदारी साहब अपने तौर पर डीले मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतना बता दें कि शाहिद खान अब्बासी जिनका नाम ECL पे था, वो लंदन और अमेरिका पहुंच कैसे गए? हुकूमत ने इजाजत दी। वो पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं डोगर साहब। सर ऐसे नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब लंदन में गए हैं तो अब मैं आपको अगले महीने ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ का वीजा पासपोर्ट यही गवर्नमेंट इशू करेगी। अच्छा, यही गवर्नमेंट उनका पासपोर्ट इशू करेगी। चलिए ब्रेक का वक्त है और ब्रेक लेंगे कि बहरहाल शाहिद खान अब्बासी साहब तो चले अगर आ गए हैं, कोई मामला तय हो गए हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ का क्या बनेगा? क्योंकि उस केस में एक नया मोड़ आ गया और कशमाला तारिक साहिबा का भी नाम आ रहा है कि उनको भी कुछ पता नहीं करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ। ये क्या चक्कर है? ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। ख्वाजा आसिफ साहब साबिक़ वज़ीर दिफ़ा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहतसाब की जद में हैं और अभी भी हिरासत में हैं। लेकिन एक अहम मोड़ आया है कि मुबैना तौर पर उनके फ्रंटमैन ने कोई 12 करोड़ रुपया कशमाला तारिक साहिबा के अकाउंट में जमा करवाया मुख्तलिफ औक़ात में, और कशमाला तारिक साहिबा फिर ये मुख्तलिफ वक्त में निकलवाती रहीं करोड़ों की मद में, और इसी तरह से कुछ पैसे ट्रांसफ़र भी किए गए, वो भी मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के फ्रंटमैन को ट्रांसफ़र किए गए। अब नैब इसकी तहकीकात कर रहा है कि ये सारा कुछ होता क्या रहा है, एक जगह से पैसा दूसरी जगह किस तरह से जा रहा है। और एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब के वकील हैं फारूक नाइक साहब, जो कि जरदारी साहब के वकील हैं। अभी जब PDM का वजूद बन चुका था, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा था कि मैं जरदारी पर एतबार नहीं कर सकता, लेकिन उनके वकील पर वो एतबार कर रहे हैं। बहरहाल वकील किसी के लिए भी साथ जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन असद खरल साहब, ये एक नया इंकशाफ आ जाता है जब ये क्या बड़े बंदों से मेरी बात है, जब पैसे वाले लोग हैं, इनके जब अकाउंट्स खोले जाते हैं तो ये सारे एक दूसरे से मिले होते हैं। हैरान कुन बात यह है कि 2017 में गालबन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बयान दिया था
कि अयान अली 2 हैं कशमाला तारक साहबा के हवाले से, और उन्होंने 16 करोड़ का गालबन फिगर बताया था कि ख्वाजा आसफ के अकाउंट में पैसे या उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए। इस हवाले से उनकी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे है। अच्छा। अब नैब जब ये तहकीकात कर रहा है तो उस दौरान एक कुछ ट्रांजैक्शन सामने आई। उन ट्रांजैक्शन के अंदर कशमाला तारक साहिबा जो है उनके अकाउंट में खतीर रकम यानी 12 करोड़ रुपए जमा होने का इंकशाफ हुआ। ख्वाजा आसफ के फ्रंट मैन जो है तारक जवेद जो बड़ाई साहब हैं, आगे उनको जाके जवेद बड़ाई साहब, उन्होंने ये रकम जमा कराई, यानी जनवरी 2015 में 7 करोड़ जमा कराए कशमाला तारक, जबकि कशमाला तारक ने मई 2015 में 5 बार 1-1 करोड़ जो है वो निकलवाया। कशमाला तारक के अकाउंट में सितंबर जो है 2015 में 5 करोड़ ऑनलाइन जमा हुए, जिसके बाद उन्होंने मार्च 2016 में 3 करोड़ निकलवाए और कशमाला तारक साहबा ने अगस्त 2016 में 4 करोड़ रुपए निकलवाए। अब जो ज़राए नैब के जो बताते हैं कि कशमाला तारक का फरीदा यासीन के साथ एक जॉइंट अकाउंट था और कशमाला तारक साहबा ने पंजाब इंटरप्राइजेज़ को 2 बार बड़ी रकूम मुंतकिल की। अब जो पंजाब इंटरप्राइजेज़ एक कंपनी है वो है ख्वाजा आसफ के फ्रंटमैन जवेद वड़ैद के नाम रजिस्टर्ड है। अब नैब ये भी जानेगा कि कशमाला तारक साहिबा का इस कंपनी से पंजाब इंटरप्राइज से तल्लक क्या है। इस हवाले से उनको बुलाया भी जा सकता है। दूसरी जानब आप देखें कि जब ये पहले काफ लीग में थी, पंजाब से ये मखसूस नशिस्तों पे MNA बनी, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, नवाज शरीफ इनको नहीं लेना चाहते थे ख्वाजा आसफ के साथ, चूँकि एक पोलिटिकल इकट्ठे असम्बलियों में रहे तो इनके अच्छे रिलेशन थे, इसलिए इन्होंने ख्वाजा आसफ की सिफारिश लड़वा के जो भी इन्होंने और भी अपने चैनल चलाए और ये ख्वातीन की मौसम बनी। अहम सवाल है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ के अकाउंट से कशमाला तारिक को ये इतने पैसे क्यों ट्रांसफ़र हुए? उनके अकाउंट कशमाला तारिक का ख्वाजा आसिफ के से या उनके फ्रंटमैन से क्या ताल्लुक था? क्योंकि मेरी कशमाला तारिक से खुद बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि अखबारात में आ रहा है कि आपने ख्वाजा आसिफ से शादी कर ली है, जिस पर उन्होंने उसको बिल्कुल उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा मैंने कतन उससे बिल्कुल कोई शादी नहीं की, मेरा नाम आज भी कशमाला तारिक है, तारिक मेरे हस्बैंड का नाम है, हम सेपरेशन में रह रहे हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, वो अमेरिका में है, लेकिन अगर मेरा जो तारिक कशमाला तारिक नाम है से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मेरा निकाह जो है वो अभी भी तारिक से है। तो ख्वाजा आसिफ से मेरी शादी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा कोई सिलसिला है। उन्होंने इस पे उन्होंने डॉट ऑन मुझे कहा कि मेरी शादी ख्वाजा आसिफ से नहीं हुई। अगर उनकी ख्वाजा आसिफ से शादी नहीं हुई और वो तो रिसेंटली अभी उनकी शादी और हुई है, मुझे ये बताया, ये क्लियर होना चाहिए कि कोई बिजनेस भी उनका ऐसा नहीं था उनके साथ। क्या ये किस सिलसिले में, किस इशू पे इतनी खतीर, इतनी बड़ी रकम ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन जो हैं वो कशमाला तारिक के अकाउंट में, तो कारोबार का वो कहेंगे कि जी देने थे लेने थे, लेकिन जाहिर है इसको क्लियर होना चाहिए। 12 करोड़ रुपया कारोबार की रकम का करोड़ रुपया कारोबार रकम इस तरह नहीं होता कि 1-1 करोड़ के एक ही दिन के अंदर निकलवा लेने और फिर जमा इकट्ठी करवा देने, ट्रांजैक्शन 7 करोड़ करा देना, 5 करोड़ जमा करा देना, तो ट्रांजैक्शन वो इस तरह उसकी होती भी नहीं ट्रांजैक्शन। अब ये है कि बहुत चीज बड़ी, कोई प्रॉपर्टी बेची, 10 रोज का जो मजीद रिमांड हुआ है वहाँ पे फारूक नाइक साहब चूंकि उनके वकील थे। अब नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वकील आसिम मुमताज़, उन्होंने जो बताया कोर्ट को, साहब अदालत को कि किस लिए, उन्होंने एक तो कहा कि मजीद लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश करना है। इस पर जज ने पूछा कि 51 करोड़ और 70 लाख ख्वाजा आसिफ की जेब में गए या नहीं, जिस पर वकील ने कहा कि इसी बारे में हम तफ्तीश, क्योंकि जो तारक मीर एंड कंपनी है वहाँ पे अभी तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा जो है रकम वो जमा कराई गई। फिर उसके साथ साथ जो दुबई से जो कंपनी उन्होंने जाहिर की थी, उस हवाले से भी वकील ने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने जो बैरून मुल्क से अपनी तनख्वाह की मद में जो पैसा शो किया है, उस हवाले से उन्होंने बैंक की स्टेटमेंट नहीं दी कि किस तरह से ये पैसे आ रहे हैं। फिर जज साहब ने यह भी कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग इस केस के अंदर कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि बाहर से जो रकम आई है, जो दुबई से आई है रकम, तो उस हवाले से हम तहकीकात कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से वो रकम जो है ये एक किकबैक करप्शन की मुबैना तौर पर थी और उसको वाइट करने के लिए ये जो रकम है वो एक बनाया गया जवाब। दुबई की कंपनी ने ये कह दिया है नैब के ज़राए के मुताबिक कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हमारे मुलाजिम नहीं थे,
हमने उनको ये पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहाँ से पैसे लिए हैं, किन्होंने उनको पैसे दिए हैं, हमारा इससे चीज, हमारे पास उनकी एक अटेंडेंस नहीं, हमारे पास कोई उनकी हाजिरी नहीं है, हमारे वो मुलाजिम, हाँ वो जो एग्रीमेंट उन्होंने कागज शागज बनाए थे वो उन्होंने कहा कि मे बी ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन जो उनको पेमेंट जो उन्होंने शो की है कि हमारी कंपनी से हमने 1 टका उनको नहीं दिया। तो अब मामला ये है कि वाली कहानी लग रही है कि इतना करोड़ों और ख्वाजा इसाक डार साहब ने यही कहा था कि पता नहीं किसी जगह पे गए थे, उन्होंने कागज का टुकड़ा दे दिया, जनाब इतने पैसे उन्होंने दिए। जब उनसे पूछा गया ये पैसा आपको अगर मिला था तो ये कहाँ गया पैसा, किस तरह पाकिस्तान आया, कौन से मोड के जरिए। सब ये इसाक डार साहब का तो काम ही ये था, यानी उनको तो 1-1 रुपए का हिसाब लगाना आता था, इसी वजह से वो फिर नवाज शरीफ के करीब हुए, उन्होंने काम ही ये किए, फिर भी ये उनको पैसे नहीं ट्रेस हो रहे, उनको लेटर्स की जरूरत पड़ गई है, यानी कभी कतरी लेटर, कभी दुबई लेटर। आज ख्वाजा आसिफ साहब का कि जी वो मुझे तो कैश में पैसे मिलते थे। सबको पता है कि दुबई में कानून है कि इस तरह से नहीं हो सकता कैश में, क्योंकि उन्होंने देखना मॉनिटर करना होता है कि किसी भी कंपनी ने, पाकिस्तान वाला हिसाब थोड़ी है, किसी भी कंपनी ने जितने मुलाजिम रखे हैं उनको तनख्वाह वक्त पर जा रही है या नहीं जा रही, वरना तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होती है दुबई में। तो वो देखते हैं कि ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दुबई में सारी सैलरीज की ट्रांजैक्शन होती है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जमा करवाना पड़ता है, वहाँ पे टैक्सेशन का सिस्टम बड़ा सख्त है। तो ये कह देना कि जी कि मैं वहाँ पे जॉब करता था, इतनी फी रकम जो थी वो मुझे कैश में मिलती थी, उस कैश को ख्वाजा साहब खुद अकाउंटेंट है, तो वो इस कैश को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, ये तो बैंकर हैं, बेहतर जानते हैं, सब चीज़ें उनको बिल्कुल पता है कि जनाब ये जो कैश सैलरी जो मिलेगी तो उसको अल्टीमेटली जब किसी बैंक में जमा कराऊंगा तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। खाली ये कह देना कि ये सर ये सारी शेडी ट्रांजेक्शन है। अब इसमें ख्वाजा साहब के पास कुछ कहने को, जवाब देने को है कुछ नहीं है, और मुझे हैरत है कि अब उनके जो वकील हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ये तो जनाब सारा इशू जो है वो FBI और ख्वाजा साहब का है कि उन्होंने इसके अगेंस्ट टैक्स जमा नहीं करवाया जो, और उनके कारोबारी मामला क्या हैं या क्या नहीं है, ये सारा इशू है FBR का। नैब जो है इसकी ये जुरिडिक्शन बनती ही नहीं है, इनको उन्होंने नैब की जुरिडिक्शन को चैलेंज कर दिया है। अब देखें कि नैब इसमें किस तरह से इस केस को कंटेस्ट करता है, क्योंकि मैंने पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि नैब के ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें जो मुल्ज़मान जो हैं वो जो बेल ले जाते हैं उसमें होता ये कि मुल्ज़मान नैब की जुरिडिक्शन को चैलेंज करते हैं कि ये FIA की डोमेन है या नैब ये कहता है असल में कि आमदन से ज़ायद उन्होंने एहसास बनाया। पहले ये मामला शुरू हुआ 22 करोड़ से कि 22 करोड़ उनकी जो आमदन से ज़ायद एहसास जात, उसके बाद ये मामला आपको पता है 1 अरब 45 करोड़ तक पहुँच चुका है। अब उसके अंदर अलग है जो गैर कशमाला तारिक साहबा का, हाँ जी, वो अहलिया के जो अकाउंट में उन्होंने जमा पैसे कराए थे, जो तनख्वाह अपनी शो करके 13 करोड़ वो थे, फिर 15-16 करोड़ का जो घर बेचा है वो भी उनकी तहवील में है, 50-40 करोड़ जो है वो तारक मीर एंड कंपनी उसके अकाउंट्स के अंदर, फिर उससे जो रकम है 50% शेयर वो मालिक हैं, बेनामीदार और उससे शेयर खरीदे गए वो भी ख्वाजा आसिफ ने खरीदे। 12 करोड़ की ये ट्रांजैक्शन निकल आई। वो जो जवेद जो बड़ाइच उनका जो है वो वहाँ पे गालबन MP है, तो वो फ्रंट मैन है। तो अब ये सारी जो चीज़ें निकल रही हैं 2.5 अरब ख्वाजा आसिफ साहब, अब जस्टिफाई जो उनसे हो नहीं रहा, नैब उनसे पूछता है वो सवाल का उनको जवाब नहीं आ रहा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।